अब बात कर लेते हैं अमेरिका वर्सेस ईरान समाधान या संग्राम की। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच हर कोई यही सवाल पूछ रहा है और सबके मन में यही सवाल है कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई आखिर कहाँ हैं, किस हाल में हैं। दावे ये हैं कि मुस्तफा खामेनेई का चेहरा यानी होंठ जल गया है, प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, पैर काटने की नौबत आ गई है, नकली पैर लगेगा ये भी कहा जा रहा है। जब 28 फरवरी को अयातुल्ला खामेनेई पर हमला हुआ तब से छिपे हैं मुस्तफा खामेनेई। मुस्तफा खामेनेई की हालत बेहद गंभीर है, ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दिमाग से वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं। पैर का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, अब नकली पैर लगाना ही पड़ेगा। मुस्तफा खामेनेई ने अब तक कोई वीडियो या ऑडियो मैसेज नहीं दिया है, न जारी किया है, क्योंकि वो घायल हैं, ऐसी स्थिति में नहीं है। कागज पर लिखे संदेश लिफाफे में बंद करके पहुंचाए जाते हैं। मुस्तफा अली खामेनेई की मौत के बाद ताकतवर हुआ है IRGC। मुस्तफा खामेनेई अभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है, अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं है। अब ईरान को सेना के जनरल चला रहे हैं, यानी सेना जो है ईरान की वो वहां के जनरल के इशारे पर ही चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, जो पेशे से हार्ट सर्जन भी हैं, खुद उनके इलाज में शामिल हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो उनके इलाज प्रक्रिया में शामिल है। तो देखिए, ये जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार मुस्तफा खामेनेई किस हाल में है, फिलहाल उनका स्टेटस क्या है। हालांकि कोई अभी फिजिकल अपीयरेंस अभी तक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जो उनके संदेश हैं वो ज़रूर लोगों तक पहुंच रहे हैं। ईरान की तरफ से रूस को बड़ा तोहफा, दरअसल एक बड़ा तोहफा दिया गया है रूस को। हॉर्मुज से गुजरने वाले रूसी जहाज़ों पर कोई फीस नहीं लगने वाली, यानी कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। ये देखिए, ये बड़ी जानकारी। हॉर्मुज से गुजरने वाले रूसी जहाज़ को कोई कीमत नहीं चुकानी होगी, कोई फीस नहीं देनी होगी। रूस को राहत है, हॉर्मुज से गुजरने पर फीस से छूट दी गई है। ईरानी पहरे के बीच रूसी जहाज़ों की फीस को माफ़ कर दिया गया है। रूसी जहाज़ों से नहीं ली जाएगी ट्रांजिट फीस। मॉस्को में ईरान के राजदूत काजिम जलाली ने कहा है कि फिलहाल विदेश मंत्रालय इन छूटों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आगे क्या होगा ये अभी स्पष्ट तौर पर कहा नहीं जा सकता है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच ईरान इस अहम समुद्री रास्ते पर अपना कंट्रोल मजबूत कर रहा है, अपना नियंत्रण मजबूत कर रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड हमारे साथ संजीव मलिक जी जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और डॉक्टर अजिताभ जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ तहे दिल से। लेकिन शुरुआत मैं संजीव जी आप ही के साथ कर लेती हूँ। संजीव जी, अभी फिलहाल हालातों को लेकर आपको क्या नजर आता है? क्या पूरी टाइमलाइन को अगर आप गौर से समझें, देखें, तो क्या आपका विश्लेषण कहता है? क्योंकि हमने देखा कि अभी फिलहाल सीज फायर की मियाद तो भले ही बढ़ गई हो, लेकिन हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को अभी तक कोई राहत ज़्यादा देशों को नहीं मिली है। रूस को इस बीच ये बड़ा तोहफा है कि उन पर कोई ट्रांजिट फीस अब ईरान नहीं लगा रहा। देखिए, नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हॉर्मुज की जो आज की स्थिति है, हॉर्मुज पर स्थिति थोड़ा दिन पे दिन बदलेगी, और इसलिए बदलेगी कि आज उन्होंने बताया कि हम रूस के लिए अपनी फीस नहीं लगाएंगे। कुछ दिन पहले वो कह रहे थे हम भारत के लिए भी हमने फीस नहीं लगाई है। सिचुएशन बदलेगी, ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, और जितना सीज फायर का टाइम बढ़ा है इसमें हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पे भारी शक शंका रखते हैं। और ईरान, अमेरिका इस टाइम को, इस वक्त को, सीज फायर जो बढ़ाया गया है, इसको अपनी अपनी तैयारियों में वो लगा रहे हैं, लगाएंगे भी। हथियारों की कमी दोनों तरफ है, उनको भी सॉलिड करेंगे। और कोशिश ये रहेगी अमेरिका की तरफ से कि अगर वहां के सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक इन्वॉल्वमेंट हो बातचीत के दौरान, और बातचीत में उन सिविलियन गवर्नमेंट का एक से हो, क्योंकि आज की डेट में ये लग रहा है कि पूरी तरह से वहां पे IRGC हावी है। IRGC इज कॉलिंग द शॉट्स, और IRGC का जो रुख है वो ही ईरान के लिए इतना जो एडमेंट वाला जिसको रुख देखा जा रहा है कि जी हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, किसी भी चीज पर सॉफ्टनेस नहीं अपनाएंगे, तो ये IRGC का उसमें एलिमेंट का टच लग रहा है। अमेरिका का अगर देखें, अमेरिका ने अपना जो घेरा डाला हुआ है निश्चित रूप से उसको बढ़ाएगा, क्योंकि अमेरिका का भी ये मानना है कि अपने फोर्सेस को, जो वहां के जो क्रुशियल द्वीप है, आइलैंड्स हैं,
जैसे खारगिल फॉर एग्जाम्पल, उनको बम्बार्डमेंट करने का फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया की लाइफ लाइन वहां से इनिशिएट होती है इस खित्ते के दौरान, इस एरिया से मैं जो बात कर रहा हूं। तो अमेरिका का यह कहना है कि हम अगर जहाजों पर कंट्रोल करेंगे, शिप में, वेसल्स में, और फ्यूल की सप्लाई लाइंस को कंट्रोल करेंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसका मतलब यह होगा कि वो ईरान की इकोनॉमी को एनसर्किल करेंगे, और ईरान की इकोनॉमी को एनसर्किल करने के दौरान वहां पर ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे ताकि ईरान को यह हीट फील हो, और ईरान बातचीत पर जब आए तो वो एक लचीले रुख के साथ आए, और उसकी जो आज इतनी शर्तें हैं, जो कि ही इज कॉलिंग द शॉट्स के नहीं, मेरी शर्तें अगर पूरी की पूरी नहीं मानी गई तो बातचीत का कोई मतलब नहीं है, और मैं बातचीत के लिए नहीं आऊंगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका का यह मानना है कि ये सब जो पूरा पूरा नीचे अरब सागर से लेकर जो उन्होंने लगाया है, सुएज कैनाल के नीचे, ओमान के नीचे तक, और ओमान के साथ साथ पूरा आगे तक जाकर जो उन्होंने एक घेरा लगाया है, यहां से इकोनॉमिकली जो कि मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है ईरान का, उसको वो कुंचित करे, स्क्वीज करे, और यहां पर ईरान को वो मजबूर करें कि वो अपने रवैये में एक लचीला रुख अपनाकर बातचीत के साथ आए। इसके साथ साथ दूसरी एक और चीज है जो कि हम देख रहे हैं, इजराइल और लेबनान के बीच में उन्होंने 3 हफ्ते का, जैसे कि आज हम देख रहे हैं खबरें, उन्होंने सीज फायर को इसको एक्सटेंड किया है। ये भी कोई सीज फायर नहीं होगा, क्योंकि देखिए हिजबुल्लाह का एग्जिस्टेंस ही मारकाट के दौरान है। वो तो लड़ाई में जब तक ईरान उसको नहीं बोलेगा वो नहीं रुकेगा, और वो जो सीज फायर की जो 3 हफ्ते की जो उन्होंने जो एक तरह से टाइम फ्रेम को बढ़ाया है, उसमें बीच बीच में उसमें भी स्क्रिमिश आती रहेंगी, और हिजबुल्लाह अगर करेगा, आज का ये है कि इस सीज फायर के दौरान भी इजराइल ने उनके जो रॉकेट के कुछ लोकेशंस उनको मिली है, उनको हिट किया है, और ये मेरे ख्याल से ये हिट और काउंटर हिट का ये दौर चलता रहेगा। जी ठीक है, मैं डॉक्टर अजिताभ जी का रुख करूं, लेकिन उसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा कर देते हैं। बड़ा अपडेट है कि इस्लामाबाद से एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। ईरान और अमेरिका पीस टॉक पर, दरअसल पाकिस्तान से बड़ी खबर है। तो ये जानकारी अब्बास अरागची आज रात पहुंच सकते हैं इस्लामाबाद, ईरान के विदेश मंत्री पहुंच सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सैयद अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। अरागची दरअसल इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। अमेरिकी लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा टीम पाक में मौजूद है। अरागची ने आसिम मुनीर और इशाक डार से भी बातचीत की है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इस पर एक रिएक्शन में चाहती हूँ डॉक्टर अजिताभ आपका। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ फोन पर लंबी बातचीत की है, और सूत्र बता रहे हैं कि वो पहुंच भी सकते हैं। अब मतलब पीस टॉक जो है वो इस्लामाबाद में फिर से उसको लेकर कोई बातचीत हो सकती है, या कोई सरप्राइज वहां से मिल सकता है? देखिए मनीषा जी, बैक चैनल टॉक और डिप्लोमेसी जो कही वो पहले से चल रहा है, वो रुका नहीं है। अब जो लेटेस्ट आपने अभी ब्रेकिंग दी है वो ये है खबर, उसको ईरान ने भी कंफर्म किया है कि आज रात वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं अरागची, और उसके बाद वो मस्कट भी जाएंगे, ओमान भी जाएंगे, और रूस भी जाएंगे। रूस के भी विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात की है। सो बेसिकली ये 3 देशों की उनकी यात्रा है जो आज रात से शुरू होगी, इस्लामाबाद होते हुए मॉस्को तक जाएंगे। और ये जो अनाउंसमेंट अभी आपने दिखाया कि मॉस्को को या रूस को वो पैसा टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये शायद उसी का एक पार्ट है। दूसरी तरफ जो बातचीत की बात है, निश्चित रूप से अमेरिका की लॉजिस्टिक्स टीम या डिफेंस की टीम वहां से पहले पहुंची हुई है, और कुछ ना कुछ ऐसी सुगबुगाहट है कि बातचीत होगी। अब बातचीत कब होगी इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि अरागची 3 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं, तो उससे लौटने के बाद ही होगी। तो इसलिए बातचीत का रास्ता तो खुल रहा है। आज देखिए अमेरिका के युद्ध मंत्रालय ने भी एक स्पेशल प्रेस वार्ता की है, लेकिन उस प्रेस वार्ता से जैसी की उम्मीद थी वैसी कोई मैंने खास अनाउंसमेंट वैसा नहीं किया है। ईरान पे शिकंजा और कसने की ही बात की है उसमें, जैसे माइंस को क्लियर करने की, जो समुद्री वहां पे सुरंग लगा रखे हैं इन्होंने, उसको क्लियरेंस की बात हुई है। सबसे महत्वपूर्ण जो है
जो कर्नल साहब भी बता रहे थे कि वहां पे इन पे आर्थिक नाकाबंदी उसको और ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब एक खतरा यहाँ पे क्या है कि ईरान का खारग आइलैंड पे 90% उसकी स्टोरेज फैसिलिटी भी वही है, और वहां जितने भी इसके जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं वो सारे बढ़ने के कगार पे हैं। अगर वो बढ़ गया तो ईरान को अपने प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन जो है वो या तो बंद करना होगा, नहीं तो उसका स्पिल ओवर होगा, या तो उसको टैंकर में ला देंगे, अमेरिका उस पर अटैक कर सकता है। तो ये एक अलग तरह का खतरा है। एक और चीज इस बीच आ रही है खबर कि कुछ कुछ समुद्र में ऑयल स्पिल के भी केसेस आए हैं सामने, जिससे पर्यावरण संकट भी और उससे जल संकट का भी, जो पीने के पानी का है वो डिसैलिनेशन प्लांट जो करते हैं उस पे भी खतरा। तो ये खतरा कई तरह से बढ़ रहा है। अमेरिका इस बीच अपना शिकंजा और ज्यादा कस रहा है सो दैट कि ईरान को वो फोर्स करे निगोशिएटिंग टेबल पे जल्दी से जल्दी लाने के लिए। ठीक है, लेकिन इस पर संजीव मलिक जी आप क्या रिएक्ट करना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद से एक बड़ा सरप्राइज दुनिया को देने वाला है? क्या इसकी तैयारी वाकई में चल रही है क्या? देखिए, तैयारी तो जरूर चल रही होंगी, बैकडोर चैनल से बातें चल रही होंगी, क्योंकि अमेरिका ही नहीं, ईरान भी मेरे ख्याल से अपनी जो पोजीशन को बहुत अच्छा नहीं पा रहा है इस टाइम, उसका भी बहुत नुकसान हुआ है। अभी बात यह है कि ईरान के प्रति एक जो सिंपैथी है पूरे वर्ल्ड ओवर, ज्यादातर मेजोरिटी में, वो शायद इसलिए है कि अंदर की खबरें अभी तक हमें सही सही नहीं दिखी है, क्योंकि ईरान के बैन वहां पर लगे हुए हैं। कोई भी अगर वहां का नागरिक किसी वीडियो को शूट करता पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उस पर देशद्रोह का इल्जाम लगाया जाएगा और उसको अंदर डाला जाएगा। लेकिन इस बात से हटते हुए मैं ये थोड़ा कहना चाहूंगा कि ईरान के अंदर एक चिंता यह सताती है कि अगर वहां पर ऐसा ना हो कि दिसंबर या जनवरी का हालात दोबारा से पैदा हो जाए। ईरान भी इस बात को करना चाहेगा कि वहां की चीजें कंट्रोल में रहे, वहां की महंगाई इतनी नहीं बढ़े। हालांकि आज भी महंगाई वहां पे चरम पर है, बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि युद्ध का दौर है, नागरिक ऐसे युद्ध के दौर में भावनाओं के तहत एकजुटता जरूर दिखाते हैं और एक हार्डशिप को सह भी लेते हैं। मैं आता हूं पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान का चयन एक मजबूरी के तहत है। पाकिस्तान का चाहता है ये मीडिएटर, एक बहुत अच्छी ये चॉइस नहीं है, ना ही ईरान की और ना ही अमेरिका की। अमेरिका की चॉइस इसलिए है कि अमेरिका ने उसमें, हम देख रहे थे पिछले साल से ही, जब से ऑफ सिंदूर के बाद से, जब से 12 दिन का युद्ध चला था इजराइल, ईरान और अमेरिका का, उसी के बाद से ये पहचानते हुए ट्रंप साहब ने मुल्ला मुनीर के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। FATF से निकालना, उनको लोन दिलाना, उसके साथ उनकी हर इंटरनेशनल फोरम पर तारीफ करना। यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट एक तारीफ कर रहा है एक आर्मी चीफ की, मतलब कुछ जस्ती नहीं बात है, कोई लेवल मैच नहीं होता। और इस तरह से देखा जाए ये प्रोटोकॉल का भी लेवल कुछ जस्ता नहीं है, लेकिन ये साफ साफ है कि वो उसको तैयार कर रहे हैं अपने टाइट वक्त के लिए। और ये टाइट वक्त वो ही है कि उन्होंने बोला है कि मुस्लिम कंट्री होने के नाते पाकिस्तान को चुना गया। ईरान की ये प्रॉब्लम हुई कि ईरान ने डे वन से अपने सभी आसपास के पड़ोसियों पर, GCC कंट्रीज पर बम्बार्डमेंट। ये जो पीस टॉक है, ये जो शांति वार्ता है, अब जो दूसरी बार इस्लामाबाद में पीस टॉक होने वाली है या टेबल टॉक पर आने के लिए दोनों सहमत हो गए हैं, ईरान और अमेरिका। क्या ये मान लिया जाए कि दोनों अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहे हैं? ईरान को भी लग रहा है कि भाई आर्थिक तौर पर नुकसान भी हो रहा है, सेना भी कमजोर हो रही है, लोगों को भी नुकसान पहुंच रहा है, हम कहीं पर स्टैंड ले पा रहे हैं तो बस दुनिया के आगे। लेकिन ये खुद ही अंदर अंदर ईरान भी समझ रहा है कि अब बहुत हो गया है, अब और लड़ा नहीं जाएगा। अमेरिका भी सोच रहा है, अमेरिका में भी ट्रंप के लिए मिड इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अब उनका फोकस भी वहां पर रहना चाहिए, वो भी इलेक्शंस पर ही फोकस करेंगे। तो क्या आप दोनों देश ये मान चुके हैं कि अब जल्द से जल्द बस खत्म हो जाए कैसे तैसे? मैम देखिए, मैं वही आ रहा था अपनी बात को कहते हुए कि मीडिएटर ऐसा देश कर रहा है जिसकी कोई से ही नहीं है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। चलिए मैं इस बात को छोटा कर देता हूं, मैं इस बात पर डायरेक्ट आ जाता हूं। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये निष्कर्ष ये सब निकाला जा रहा है कि देखिए दोनों देश इस बात को सुलझाना चाहते हैं जल्दी, पर सवाल ये है कि ऐसी जगह पर डेडलॉक आ गया है कि झुकेगा कौन। अमेरिका झुके तो उसकी पूरी वर्ल्ड की सुपर पावर की जो एक इमेज है वो डाइल्यूट होती है। ईरान झुके तो अपने खित्ते का जो बादशाह बनना चाहता था उसकी जो एक एम्बिशन है उसमें डेंट लगता है। अब इतनी जो दोनों साइड की जो मांगे हैं, जो अगर ईरान की बातें मानी जाती है तो अमेरिका का एक तरह से देखा जाए उनके देश में उनकी थू-थू होनी है, और ईरान अगर बात मानता है अमेरिका की
तो देखा जाए ईरान का झुकना तय है। तो ये बात बैकडोर चैनल पे जरूर चल रही होंगी कि कहां पर लाके नेगोशिएशन को एक दूसरे के प्रति जो दोनों देश सम्मान फील करें और दोनों देशों के अंदर ये मैसेज जाए कि ठीक है, कुछ इन्होंने अपनी डाइल्यूट की, कुछ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि डील और एग्रीमेंट पे फर्क होता है। मैम, जो अप्रोच है ट्रम्प साहब की, वो डील की है। डील बिजनेस में होती है और एक दूसरे को किसी को झुका के नहीं होती। एग्रीमेंट दो देशों का आपस में म्यूचुअली रेस्पेक्ट के साथ कंडीशंस को राइट डाउन किया जाता है और उनको एग्री किया जाता है, साइन किया जाता है। जी ठीक है, मैं रुक करूंगी अजिताभ साहब आपका, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं। दर्शकों को बताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की संभावना को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। उन्होंने इस सवाल को बेवकूफ़ी भरा बताते हुए कहा कि अमेरिका बिना परमाणु हथियार के ही ईरान को काफ़ी कमज़ोर कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि परमाणु हथियार ऐसा साधन है जिसका इस्तेमाल किसी भी देश को नहीं करना चाहिए, तो ईरान पर परमाणु हमला बिल्कुल नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो ये जानकारी आप तक साझा करें। हालांकि जब उनसे इस बारे में क्वेश्चन किया गया, सवाल किया गया, तो उन्होंने इस सवाल को बेवकूफ़ी भरा बता दिया। Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No. डॉक्टर अजिताभ, अब आपका रुख करते हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, यानी इन संभावनाओं को कोई जगह नहीं दी जा सकती है। उन्होंने बड़ा बेवकूफ़ी भरा इसे बताया है। देखिए, ये ट्रम्प साहब की फिर एक पलटमार नीति का ही परिचायक है ये स्टेटमेंट। एक तरफ तो ट्रम्प ने, आप याद कीजिए दर्शकों के लिए, कि उन्होंने ईरान को धमकी दी कि सभ्यता का हम विनाश कर देंगे। तो सभ्यता कैसे मिटेगी जो 5000 से भी ज्यादा पुरानी ईरान की सभ्यता है। अब तक तो उन्होंने जितने भी उनके हथियार थे मैक्सिमम उन्होंने यूज कर लिए, तरह तरह के हथकंडे उन्होंने अपना लिए। अब सभ्यता का विनाश तो परमाणु से ही होगा। ये वार्निंग पहले इन्होंने दे दी जब इनकी जो क्रिटिसाइज हुई है पूरे वर्ल्ड ओवर और इनके डोमेस्टिक भी, अमेरिका में भी और अमेरिका के बाहर, जो इनकी काफी आलोचना हुई इस बात को, इसलिए इनको बैक ट्रैक होना पड़ा। देखिए, यहाँ पे आपने जो पहला आपका क्वेश्चन है उससे मिलजुल के मैं कहूंगा कि प्रेशर दोनों तरफ है। अमेरिका को भी राष्ट्रपति ट्रंप भी प्रेशर में है, ही इज ए मैन इन ए हरी। दूसरी तरफ ईरान भी प्रेशर में। राष्ट्रपति ट्रंप का प्रेशर है कि इस तरह के अलूल जुलूल जो बयान उन्होंने दिया है, चाहे वो परमाणु हथियार को यूज करने का पहले उन्होंने इनडायरेक्टली कहा सभ्यता को खत्म कर देंगे, तो उसके लिए तो परमाणु, ये अमेरिका ही एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जिसने हिरोशिमा और नागासाकी जापान पे अटैक करके वहां की पूरी पॉपुलेशन को खत्म करने की जो चेष्टा की। तो ये अमेरिका का दिखाता है दादागिरी और डोमिनेंस। लेकिन वो चूंकि प्रेशर में बहुत ज्यादा है, वहां पे अब पॉलिटिकली इलेक्शन आ गया। आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा जी। तो ये उनका, और वहां अपोजिशन ग्रुप बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी इन पे हावी है। एक और चीज यहां मैं जोड़ना चाहूंगा, ये 60 दिन का 60 डेज का जो युद्ध का डेडलाइन है वो भी 1 तारीख को 1 मई को खत्म हो रहा है। लेकिन ये इतने चालाक हैं कि इन्होंने एक तो अमेरिका में जो संसद है, संसद को इन्होंने 28 की बजाय 2 मार्च को इन्होंने इन्फॉर्म किया कि हम ईरान में अटैक कर रहे हैं, और उसको अभी तक उन्होंने युद्ध का नाम नहीं दिया है। देखिए, एक टेक्निकल वर्ड है यहाँ, उन्होंने युद्ध का नाम ना देके ईरान पे जो अटैक किया उसको मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया है। तो इसलिए वो थोड़ा सा संसद में जो कानून है अमेरिका का कि 60 डेज के अंदर वहां कांग्रेस से अप्रूवल लेनी होती है वॉर के लिए, तो उससे वो बचने की कोशिश की है। तो वहां पे लीगली वो थोड़े से सेफ होते जा रहे हैं, या उनके कुछ लूपहोल्स हैं उससे बचने का। दूसरी तरफ ईरान भी बहुत ज्यादा प्रेशर में है। एक तो आर्थिक नाकाबंदी से उसका लिटरली जो तेल बेचने का उसका था वो ठप हो गया है। तो दूसरी तरफ आप देख लीजिए, उगाही जो उसने कोशिश की टोल टैक्स वगैरह लेने की, उस पे भी अमेरिका ने एक तरह से रोक लगा दी है नाकाबंदी करके। तो वो हर तरह से अब ईरान,
तीसरा, ईरान के अंदर भी जो मॉडरेट हैं, जो हॉर्मुज को लेकर ईरान की अपनी शर्तें हैं और अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़ा था। और यही वजह थी कि जेडी वेंस जब इससे पहले इस्लामाबाद पहुंचे थे तो बातचीत नहीं हो पाई थी, बन नहीं पाई थी। संजीव जी, आपका रुख करते हुए इस बार क्या लगता है, क्या हॉर्मुज को लेकर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज ईरान कर सकता है क्या? क्योंकि वहां पर नाकाबंदी हटाने के लिए अमेरिका राजी नहीं है, तो उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल लूज करने के लिए ईरान भी तैयार नहीं है। क्या लगता है, क्योंकि हॉर्मुज को लेकर एक बड़ा संशय अभी भी बना हुआ है, इस बार अगर बातचीत होती है या दोनों देश टेबल टॉक पर आते हैं, क्या लगता है इस बार क्या होगा? हॉर्मुज को लेकर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा ना? मनीषा जी, मुझे लगता है कि हॉर्मुज के ऊपर जो ईरान ने प्रेशर डाला था उस पर काउंटर प्रेशर काम कर रहा है। और जो अमेरिका ने, देखिए ऐसा नहीं है कि अमेरिका भी बहुत बड़ा एक कंट्री है, भले ही वहां के प्रेसिडेंट उल जुल बयान देने के लिए थोड़ा बदनाम हो गए हों, लेकिन वहां के भी एक थिंक टैंक है। वो सिर्फ ये नहीं कि ट्रम्प साहब जो कहते हैं वही चलता है। वहां के लोगों ने, वहां के जो थिंक टैंकर्स है, जो प्लानर्स है, उन्होंने यही सोचा कि ईरान को अंदर जाकर उस पर अटैक करना, मिलिट्री एक्शन लेना, ये थोड़ा जोखिम भरा है और ज्यादा रिसोर्स को एक तरह से कंज्यूम करने वाला होगा। तो इसलिए उन्होंने ये बाहर लगाया कि ठीक है, आप अंदर फीस वसूल कीजिए। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी टैंकर फीस वसूल करके आएगा उसको हम रोकेंगे। अब ईरान ने इस चीज को देखा जाए, इस चीज की हीट फील कर रहा है ईरान, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ईरान के तेल के कुएं या गैस के भंडार, वहां से गैस के जो शिपमेंट है वहां से नहीं जाएगा, तो अल्टीमेटली ईरान का बहुत बड़ा लॉस है। ईरान के पास ऐसी दूसरी कोई व्यापक इंडस्ट्री नहीं है जो उसकी इकोनॉमी को ड्राइव कर सके। और हॉर्मुज पर अगर आप, ईरान ने, देखिए अमेरिका अगर उसका ईरान का आधिपत्य मान लेता है तो एक तरह से तो ये मोनोपोली हो जाएगी ईरान की। और पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का मतलब है जो कंट्री, खासकर एशियन कंट्रीज, इवन जापान से लेके चाइना, इंडिया, खासकर बड़े और कुछ आसियान कंट्री, ये जो कंट्री है इन पर, उस पर देखा मनमर्जी एक तरह से चलेगा। यही सोचते हुए जो आउटर ब्लॉकेड लगाया गया है, आउटर ब्लॉकेड का मतलब यही है कि आप, ठीक है, आप फीस वसूल कीजिए, सेकंड स्टेप हम लेंगे। यही करते हुए ईरान लगता है कि उसको हॉर्मुज पे कंसेशन देना होगा, क्योंकि नहीं तो ऐसी कितनी स्टेट है, एग्जाम्पल देता हूं, स्टेट ऑफ मलाका, जहां पे इंडोनेशिया के साथ ऑलरेडी अमेरिका बातचीत में है, और अगर वहां पर उसने मोनोपोली ले ली या वहां पर कुछ ऐसे अधिकार ले लिए जो स्टेट ऑफ मलाका पर वो पूरा ऑब्जर्व कर सकता है और अपने एक्शन ले सकता है, तो ये तो, इस बात का तो कोई अंत ही नहीं होगा। और देखा जाए ये एनर्जी की लड़ाई बहुत बड़े, पूरे वर्ल्ड की एक संकट में तब्दील हो जाएगी। ईरान को भी ये समझना चाहिए कि एनर्जी पे एक तरह से उसकी जो पॉलिसी है ये ब्लैकमेल की तरफ ज्यादा बढ़ रही है, और जो कि होना नहीं चाहिए। अच्छा होगा इस पर कोई समझौता करे, रिटेन समझौता करे। जीसीसी कंट्री जिनका प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है वहां से, ईरान के अलावा, तो वो कंट्री भी, उनका भी जो हित है, इकोनॉमिक हित है, उनको देखना होगा। और कोई भी, बल्कि मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूं अपने खुद के विश्लेषण में कि ईरान को चाहिए 2 कदम आगे बढ़कर जीसीसी कंट्री के साथ एक पैरेलल बातचीत शुरू करे। इससे अमेरिका वर्चस्व भी थोड़ा कम होगा, अमेरिका का इस तरह से इंपॉर्टेंस भी कम होगा, और उनको भी एक तरह से देखा जाए, जीसीसी कंट्री को भी एक विश्वास मिलेगा जब उनको, ईरान उनको एक तरह से आश्वस्त करेगा कि हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, और कोई समझौता करे जिससे कि दुनिया की ये एनर्जी की 20 से 21% जो यहाँ की डिपेंडेंसी है ये निर्बाध रूप से आगे चलती रहे। लेकिन डॉक्टर अजिताभ, इस पूरे युद्ध की टाइमलाइन में अगर देखा जाए तो अमेरिका पूरी तरीके से अपने अनुसार इस युद्ध को ना मोड़ पाया है और ना इस युद्ध में अपने हिसाब से वो उतना चल पाया है। शुरुआती तौर में कम आंकने की गलती जरूर ईरान को अमेरिका ने की, लेकिन उसके बाद अमेरिका को जैसे जैसे धीरे समझ में आने लग गया तमाम तरह के स्टेटमेंट्स, ताकि अपने आप को विक्ट्री लीडरशिप के तौर पर बाहर निकालना इस युद्ध से, उसकी अंदाजा लगने लग गया। फिर दुनिया ने भी देख लिया कि हाँ भाई, ईरान भी जो है वो डट कर सामना कर रहा है। लेकिन ईरान कि क्या डिप्लोमेटिक जीत इसको कहा जाएगा, क्योंकि बाकी देशों की तरफ से भी अमेरिका पर दबाव ही पड़ रहा है, ट्रंप साहब पर दबाव पड़ रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप इस युद्ध को खत्म कर दीजिए, आप एक जिद्दी बच्चे की तरह रिएक्ट ना करें, आप एक बिजनेस मॉडल की तरह इसको ना सोचें। तो ये कूटनीतिक प्रेशर या फिर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर तो क्रिएट हुआ ही डोनाल्ड ट्रंप पर दुनिया के लिए। देखिए, निश्चित रूप से इस युद्ध से ईरान एक मजबूत देश बनके, एक मजबूत शक्ति मिडिल ईस्ट में भी उभर के निकला है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ईरान अपनी मनमानी करेगा। हॉर्मुज का स्ट्रेट जो है एक इंटरनेशनल वाटरवेज है, और यूनाइटेड नेशंस अनक्लोज जो नियम है
उसके तहत उस पे ना रोक हो सकती है, ना ठीक है। कोई टोल लग सकता है, हाँ। ना उसको नाकाबंदी कर सकते हैं, ना उससे कोई आप उगाही कर ठीक है सकते सर, हैं। मुझे तो माफी के ये साथ तो आपको रोकना पड़ेगा, मेरे पास समय की बहुत कमी है, वरना मैं पूरा जवाब आपका सुनती। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और फिलहाल इस चर्चा के साथ इस बुलेटिन में